मिथुन चक्रवर्ती के आपने कई रूप देखे, अब देखिए उनका एक अनोखा रूप फिल्म शेरा में। ये दिल वालों की बस्ती है, चाहत का इलाका है। लड़के तो कई देखे मैंने, तो सबसे इस बार हो जाइए सावधान और मिथुन दा की फिल्म शेरा को उनकी एक साधारण फिल्म समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जहां इस बार मिथुन दा ने अपने हाथों को बना लिया है सांप का फन और इससे वो अपने दुश्मनों को ऐसे डसते हुए नजर आएंगे कि लोग ये पता लगाते ही रह जाएंगे कि किसी इंसान ने इसको डसा है या सांप ने डसा है। जहां इस बार मिथुन दा की ये कोबरा स्टाइल देखने के बाद असली के कोबरा भी शर्माने वाले हैं और समाज में मुंह छुपा के निकलने वाले हैं, क्योंकि इस बार मिथुन दा कोबराओं के लिए भी बिल्कुल एक नया स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं। जहां इस बार मिथुन दा कभी हवा में चक्री के जैसे घूमकर तो कभी हवा में उल्टे उड़कर लोगों को डसते हुए नजर आने वाले हैं। इस कारनामे को तैयार किया है राजीव बब्बर की आभा फिल्म्स ने और डायरेक्शन की कमान संभाली है TLV प्रसाद ने। जहां मिथुन दा के साथ में नजर आने वाली है 16 बदन विनीता। उड़ कर गई 16 पार शहर में कल उड़ गई। उड़ कर गई 16 पार शहर में कल उड़ गई। उनके साथ में रामी रेड्डी, गुलशन ग्रोवर और असरानी भी। तो टेंशन काहे को ले रहा है जब 5 फरवरी को आ रहा है मिथुन दा का शेरा शेरा शेरा। दिल की प्यास बुझा जा सजना सावन लेके आजा। तो आज की अपने इस वीडियो में आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात करने वाले हैं मिथुन दा की फिल्म शेरा के बारे में, जो फिल्म मिथुन दा की पूरी ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों से बहुत ही अलग रही और इसमें मिथुन दा का ऐसा एक्शन रूप देखने के लिए मिला जो लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। जहां मिथुन दा के मार्शल आर्ट्स, कराटे वाले और उड़कर मारने वाले एक्शन सीन तो आपने कई फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन फिल्म शेरा में मिथुन दा की झलक सबसे अलग रही। जहां इस बार मिथुन दा का हाथ बात बात पर झटके मारकर खड़ा होने लगता है और इस झटके को देखकर अपने हस्त को मिथुन लोगों को डसने के लिए यूज करने लगते हैं। आपको बता दें कि फिल्म शेरा एक ऐसी फिल्म रही जिसमें मिथुन दा के एक्शन का लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि आज भी फिल्म शेरा में मिथुन दा के इन एक्शन का मजाक बना बनाकर पता नहीं कितने मीमर्स का कितने दिनों का खर्च निकला है। हालांकि दुख तब होता है जब वो लोग भी मिथुन दा की ऐसी फिल्मों का मजाक बनाते हैं जो पहले कभी अपने गाँव में रात रात भर जाग कर मिथुन दा की ऐसी फिल्में देखकर मजे लेते थे और सुबह होते ही गली मोहल्ले में मिथुन दा की फिल्मों के जैसे ही ऐसी आवाजें निकालकर गली मोहल्ले में अपने आप को मिथुन समझते थे। खैर छोड़िए, हमने अपने चैनल पर मिथुन दा की कई ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों के अननोन फैक्ट्स के वीडियो बनाए हैं और अभी फिलहाल मिथुन दा की 3 फिल्मों के ऊपर वीडियो बनाने का हमने टारगेट किया था और उसमें से हमने कालिया, यमराज और आज शेरा के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हम कुछ और फिल्मों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों के ऊपर वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के बगल में ही हाइप का बटन आता है तो वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिए। और अगर इस वीडियो पर सही रिस्पॉन्स आएगा तो मैं सोचूंगा इसी सीरीज में ऊटी फैक्ट्री के 2-3 और भी वीडियो बनाने का। 5 फरवरी 1999 को फिल्म शेरा सिनेमा घरों में रिलीज होती है और उन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो फिल्म शेरा के लगभग 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई फिल्में हम आपके दिल में रहते हैं और आ अब लौट चलें सिनेमा घरों में चल रही थीं और फिल्म शेरा के लगभग 1 हफ्ते बाद संजय दत्त, चंद्रचूड़ सिंह और महिमा चौधरी की फिल्म दाग द फायर रिलीज हुई थी। फिल्म शेरा में हमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा विनीता, गुलशन ग्रोवर, रामी रेड्डी, दीपक शिर्के, शहजाद खान, गेविन पैकर्ड, जया भट्टाचार्य और असरानी जैसे एक्टर्स नजर आए थे।
जहां इसकी कहानी में हमें देखने के लिए मिला था कि नशीले पदार्थ आखिर क्या होते हैं और ये लोगों की जिंदगी के ऊपर कैसे असर डालते हैं। और मिथुन दा इसमें अपनी ज्यादातर रूटीन फिल्मों के जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए नजर नहीं आए थे, बल्कि एक ठेकेदार बने हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार पुलिस इंस्पेक्टर बनी थी उनकी पत्नी, जो नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों के गिरोह के खिलाफ मोर्चा खोल देती हैं। और बाद में कैसे मिथुन चक्रवर्ती का परिवार मुसीबत में फंस जाता है, उनकी बहन की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि तभी हमें पता चलता है कि सीधे साधे दिखने वाले मिथुन दा का भी एक फ्लैशबैक है, जहां पर वो शेरा के नाम से जाने जाते थे। और इसके बाद टीएलबी प्रसाद को जहां से भी जो भी किरदार समझ में आए उनको जोड़ तोड़ कर पूरी फिल्म रच डाली थी। खैर, तब लोग मिथुन की फिल्मों में कहानी देखने के लिए आते ही कहाँ थे। लोग आते थे उस समय मिथुन दा की नई फिल्म में नए एक्शन देखने के लिए, और लोगों के बीच में ये एक्साइटमेंट बना रहता था कि अब मिथुन की नई फिल्म आने वाली है और अब इसमें किस तरह का एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और फाइनली जब लोगों ने फिल्म शेरा में मिथुन का ये रूप देखा तो लोगों की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई थीं। जहां इस कहानी का बेसिक आइडिया टीएलबी प्रसाद का ही था, उन्हीं ने इसका डायरेक्शन किया था और अनूप श्रीवास्तव ने इसके बेहतरीन डायलॉग्स लिखे थे। जहां डायलॉग्स कुछ ऐसे थे कि अब मौत का ऐसा खेल होगा जिसे देखकर मौत की रूह भी कांप जाएगी। अब मौत का ऐसा खेल होगा कि मौत की रूह भी कांप जाएगी। जिस डायलॉग पर तो वाकई में तालियां बनती हैं, और लिखने वाले की सोच को भी सलाम है कि वाकई में क्या घुसकर लिखा है। चलिए कुछ और डायलॉग्स भी सुनते हैं। चलिए रामी रेड्डी का ही डायलॉग सुन लेते हैं। कानून हमारे लिए एक रबर की गुड़िया है और पुलिस कठपुतलियां। कानून इंसान ने लिखा है और अपराध शैतान ने, और अंडरवर्ल्ड में शैतानी फितरत इंसानी ताकत से ग्रेट होती है। इसीलिए शैतानी हुकूमत की बादशाह की लैला दीवानी है। माय डियर, जब 1000 इंसान मरते हैं तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बकरा पैदा। भाई मेरा तो ये डायलॉग सुनने के बाद मैं अब सर चकराने लगा है। चलिए एक और डायलॉग देखते हैं, शायद वो अच्छा निकल जाए। भाई बल्लो बकरा, केड़ी का भाई, ये जमानत के कागजात है। मिस्टर बकरा, कानून के समंदर में कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कानून भी क्या है मोहतरमा, कागज पर छापा हुआ एक पुलिंदा है। हाँ, और ये एक पुलिंदा तुम जैसों का पुलिंदा बांधने के लिए काफी है। दूसरी बार मेरे भाई पर हाथ डालकर देखो, पता चलेगा बकरा क्या चीज है। अगली बार तुम कानून के साथ खेलो तो तुम्हें पता चलेगा कि शिवानी क्या चीज है। भाई डायलॉग लिखने वाले के लिए सलाम है। क्या सीटी मार लिखा है और कहां से लिखा है ये मैं जानना चाहता हूं। खैर, इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा दिखाया था जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजीव बब्बर ने, जिन्होंने आभा फिल्म्स के बैनर तले इसमें अंधाधुंध पैसा लगाया और फिल्म के बीच बीच में लोगों को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक कंपोज करवाया था आनंद मिलिंद से। जहां टोटल 5 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे और इनमें से 2-3 गाने उस समय काफी पॉपुलर भी हुए थे। जैसे उस समय फिल्म का एक गाना था कुड़ी कर गई 16 पार शहर में गल उड़ गई, काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा इसका एक और गाना ये दिल वालों की बस्ती है चाहत का इलाका है भी काफी पॉपुलर रहा था। इसके अलावा और बाकी गाने थे महबूबा महबूबा, मेरा प्यासा दिल और है तोता, जिन गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने, और इनमें आवाजें थीं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, राम शंकर, प्रीति उत्तम और रानू मुखर्जी की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 62 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 52 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शेरा फ्लॉप रही थी, यहाँ तक कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको रिव्यू तक नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसके मेकर्स ने फिल्म शेरा से अच्छा खासा मुनाफा कमाया था और आगे मिथुन दा के साथ में ऐसी और भी फिल्में बनाई। जहां उन दिनों शेरा को लगभग 115 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में लगभग 25 लाख लोग आए थे। और साल 1999 में फिल्म शेरा पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर 37वें नंबर पर रही थी। वैसे 1999 की टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थीं हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, बीबी नंबर 1, ताल और सरफरोश। यहाँ आपको बताते चलें कि 1999 में मिथुन दा की टोटल 14 फिल्में रिलीज हुई थीं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 1995 से लेकर 1999 इन 5 सालों में मिथुन दा की लगभग 60 फिल्में रिलीज हुई थीं। और इन 5 सालों में मिथुन दा पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले एक्टर बन गए थे। उनकी फिल्म शेरा को 5.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म शेरा में मिथुन दा जिस तरह से सांप वाले स्टेप करते हुए सांप के स्टाइल में फाइट करते हुए नजर आते हैं, ये पूरा का पूरा आइडिया टीएलबी प्रसाद का था। जब उन दिनों टीएलबी प्रसाद मिथुन दा और जैकी श्रॉफ के साथ में फिल्म गंगा की कसम का सीन शूट करने के बाद उनके होटल वापस आए और अपने कमरे में रुके हुए थे, और मिथुन दा के होटल द मोनार्क की बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए मिथुन दा के साथ में अपनी अगली फिल्म के बारे में सोच रहे थे।
उस समय उनके रूम में एक टीवी भी चल रही थी जिस पर मिथुन दा और राकेश रोशन की साल 1981 में आई फिल्म जीवन की आरजू आ रही थी। हालांकि उस समय टीएलवी प्रसाद का ज्यादा ध्यान टीवी के ऊपर नहीं था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर टीवी के ऊपर पड़ी तो फिल्म जीवन की आरजू के कुछ सीन में मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल सांपों की स्टाइल में एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे। जहां इसके एक सीन में तो वो राकेश रोशन को बिल्कुल काटने वाले होते हैं, लेकिन राकेश रोशन यहां से हट जाते हैं और वो पेड़ को काट लेते हैं। जहर उसके सर को चढ़ जाएगा और उसकी आंखें नीली हो जाएंगी। और फिल्म जीवन की आरजू में मिथुन दा के सांप वाले ये एक्शन सीन उन्हें इतने ज्यादा पसंद आए और उन्हें अपनी अगली फिल्म का आइडिया भी मिल गया। यहाँ तक कि मात्र एक हफ्ते में ही उन्होंने फिल्म की पूरी कहानी तैयार कर ली थी और ये फिल्म स्टार्ट होने वाली थी, जिसकी पूरी शूटिंग मात्र 26 दिनों में कंप्लीट हो गई थी और अगले 14 दिनों में फिल्म को एडिट करके रिलीज भी कर दिया गया था। कास्ट ऑलमोस्ट वही थी जिन सारे एक्टर्स को टीएलवी प्रसाद अपनी फिल्मों में लेते ही लेते थे, जैसे गुलशन ग्रोवर, रामी रेड्डी, दीपक सिरके, और कॉमेडी ट्रैक के लिए उन्होंने असरानी को चुना। जहां फिल्म की मेन कहानी से अलग हटकर असरानी का एक कॉमेडी ट्रैक इसमें डाला गया और वो इसमें अंग्रेजों के जमाने के जेलर बने हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हमें फिल्म शोले के डुप्लीकेट जय और वीरू भी नजर आते हैं। उस समय फिल्म शेरा को बनाते टाइम पर टीएलवी प्रसाद का पूरा फोकस था मिथुन चक्रवर्ती के एक्शन सीक्वेंस के ऊपर, जहां उनका सोचना ये था कि भले ही फिल्म की कहानी, इसके किरदार और डायलॉग्स इधर उधर हो जाएं, लेकिन इसमें मिथुन चक्रवर्ती का जो एक्शन है वो कमाल का होना चाहिए। इसमें मिथुन दा के ये सांप की तरह हाथ चलाने वाले एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया था जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर राजशेखर और वेंकटेश ने। और वाकई में उस समय जब ज्यादातर लोगों ने वीडियो पार्लर में मिथुन दा की फिल्म शेरा में उनके ये एक्शन सीक्वेंस देखे तो हर कोई मिथुन दा का बिल्कुल दीवाना बन गया था। जहां आलम ये था और लोग ये चाहते थे कि नो ब्रूस ली, नो जैकी चैन, ओनली मिथुन दा, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि मिथुन दा इनसे अच्छा एक्शन भी कर लेते हैं और बीच बीच में गानों पर ठुमके लगाने के लिए भी आ जाते हैं। तो उस समय हर मामले में मिथुन दा बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज हुआ करते थे। आपको बता दें, इसमें मिथुन दा के अपोजिट उनकी पत्नी के तौर पर तमिल और मलयालम फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस विनीता नजर आई थीं, जिन्होंने वैसे तो ज्यादातर तमिल और मलयालम फिल्मों में ही काम किया है और बहुत ही गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में वो हमें केवल और केवल मिथुन दा के साथ ही नजर आई। जैसे शेरा के पहले वो हमें शपथ में उस्तादों के उस्ताद में नजर आई थीं और शेरा के बाद आगे चलकर वो हमें बंगाल टाइगर में भी नजर आईं। उन दिनों अक्सर मिथुन दा की फिल्मों में हीरोइन के बारे में ये कहा जाता था कि मिथुन दा सस्ते दामों में साउथ की किसी लड़की को पकड़कर अपनी फिल्मों में काम करने के लिए ले आते हैं और उसके साथ 2-3 फिल्मों में काम करते हैं और इसके बाद वो हीरोइन कहाँ गायब हो जाती है किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि जो हीरोइन मिथुन दा की फिल्मों में नजर आती थी वो हमें किसी और हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आ पाती थी। जैसे इसमें उनके अपोजिट नजर आई विनीता के बारे में ही कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके बाद उनका क्या हुआ। तो आपको बता दें कि मिथुन दा के साथ में इन फिल्मों में काम करने के बाद विनीता दोबारा से तमिल फिल्मों में काम करने लगी थीं। लेकिन आपको बता दें कि आगे चलकर 2003 में पुलिस ने वेश्यावृत्ति के मामले में विनीता को अरेस्ट किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी या नहीं थी इस बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 1 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही और बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और उस समय जब ये सारे चार्ज विनीता के ऊपर से हट गए तो विनीता ने बताया कि उस समय उनकी मेंटल हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्होंने पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया कि उनका करियर बर्बाद करने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर ये झूठे चार्ज लगाए थे। उनका कहना है कि इस केस के बाद में उनका नाम सोसाइटी में खराब हो गया था और वो लोगों को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं बची थीं। जिस केस के बाद उन्होंने लगभग 8 सालों का फिल्मों से एक ब्रेक लिया और दोबारा से लो बजट की फिल्मों में काम करने लगी थीं। फिल्म शेरा में अगर आप किरदारों के नाम भी देखेंगे तो ये भी बहुत ही अजीबोगरीब रखे गए थे। जैसे इसमें गुलशन ग्रोवर के किरदार का नाम रखा गया था चंडोला और बाद में पता चलता है कि वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है और उनका नाम ब्लैकी है। इसके अलावा रामी रेड्डी का नाम था इसमें बल्लू बकरा, दीपक सिरके का नाम था वीसीआर और शहजाद खान और अश्विन कौशल का नाम था मुन्ना और टुन्ना। यहाँ तक कि गेविन पैकर्ड का नाम था ब्राउनी द बास्टर्ड। इसके अलावा फिल्म शेरा में अगर आप देखेंगे तो कई और फिल्मों के रेफरेंस भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे फिल्म शेरा कहीं ना कहीं हमें फिल्म मोहरा की भी याद दिलाती है, जहां फिल्म मोहरा में नसरुद्दीन शाह अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर सुनील शेट्टी से गलत काम करवाते रहते हैं, तो वहीं फिल्म शेरा में गुलशन ग्रोवर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर मिथुन चक्रवर्ती से अंडरवर्ल्ड के लोगों को धीरे धीरे खत्म करवाते रहते हैं, जिससे कि आगे चलकर वो राज कर पाएं। इसके अलावा इसमें नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला ये सीन कमल हसन की फिल्म विक्रम से भी मिलता है,
यहाँ तक कि लगता है कि जब संदीप रेड्डी वांगा भी अपने घर पर फ्री बैठे होंगे तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शेरा को एक बार जरूर देखा होगा, क्योंकि जिस तरह से फिल्म शेरा के पहले ही सीन में ये विलेन अपने चेहरे पर ये मुखौटा लगाए हुए यहाँ पर नजर आते हैं, कुछ वैसे ही अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए विलेन संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म एनिमल में भी रखे थे। खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन आपको बताएं तो साल 1976 में भी पहले शेरा के नाम से एक फिल्म बनाने का प्लान हो रहा था, जिसमें उस समय कबीर बेदी, मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली, उनके अलावा अरुणा ईरानी और रजा मुराद जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। केवल मिश्रा इसका डायरेक्शन करने वाले थे, लेकिन फिल्म अनाउंस तो हुई लेकिन आगे चलकर बंद हो गई और फाइनली शेरा टाइटल के नाम से 1999 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ में ये फिल्म बनी। लेकिन सेम टाइटल के अलावा इन दोनों ही फिल्मों की कहानी का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं था। तो दोस्तों ये तो बात हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म शेरा से जुड़े कई अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब वीडियो पार्लर पर ये फिल्म देखी थी तो उस समय मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी, खासकर से मिथुन दा के ये उछल कर मारने वाले एक्शन सीक्वेंस। यहाँ तक कि गुलशन ग्रोवर भी जब चक्री की तरह इसमें मारते हैं तो वो भी काफी यादगार रहा। वैसे आप लोगों को फिल्म शेरा कैसी लगी थी, इसमें उनके एक्शन सीक्वेंस के बारे में आपका क्या कहना है? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो या फिर अपने गांव के ही किसी वीडियो पार्लर में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम, शहर का नाम और अपने गांव का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।